नमस्कार। हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। देश अनलॉक हो चुका है और कल यानी सोमवार से लोगों को कई और राहत भी मिलने वाली है। लेकिन ये छूट जितनी राहत की है उतनी ही जिम्मेदारी भरी भी है, क्योंकि अब सरकार से ज्यादा आम जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। थोड़ी सी लापरवाही बड़े खतरे को न्योता दे सकती है। कल से आस्था और विश्वास के पूजा घर भी खुलने वाले हैं। इनके अलावा रेस्टोरेंट और होटल्स भी आपके लिए खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं जो आपकी सेहत और जिंदगी के लिए जरूरी हैं, और इनका पालन करके ही हम अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं। तो चर्चा इस वक्त यही है कि जिस तरह से देश को अनलॉक किया जा रहा है, क्या ये उसके लिए सही वक्त है? क्योंकि इस वक्त जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो धीरे धीरे कर हमें एक पायदान ऊपर चढ़ाती जा रही है। भारत दुनिया में 5वां सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन गया है। तो कितना सही है अनलॉक और कितना सही था लॉकडाउन? इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ राकेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अजय यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव साहब, आपका भी स्वागत है। इन सबके साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांढरे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा राकेश शर्मा जी की तरफ, और राकेश साहब के पास जाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि इस वक्त वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। शर्मा साहब, सवाल यही है कि जब कोरोना की दस्तक हुई, देश हाई अलर्ट पे चला गया। जब कुछ मरीज सामने आए तो लॉकडाउन में चला गया। फिर लॉकडाउन के एक एक करके हमने 4 फेज देखे, और इस वक्त यानी आज की तारीख में जब भारत 5वां सबसे संक्रमित देश बन गया है, तो देश अनलॉक की तरफ जा रहा है। क्या कुछ जिम्मेदारी सरकार की बनती है? इस पर आपका कमेंट चाहूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए सुहेल भाई, पूरे देश में जिस तरह से कोविड-19 के बारे में चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है, केंद्र की सरकार की जो गाइडलाइन है, केंद्र की सरकार के जो नियम और कायदे हैं, उसको अक्षरांश मध्य प्रदेश सरकार पालन कर रही है। केंद्र की सरकार ने जब निर्णय किया कि कुछ धार्मिक स्थलों को, पर्यटन स्थलों को, कुछ रेस्टोरेंट को खोला जाए, तो उसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने भी विचार किया। आज आपसे बिल्कुल मैं पूर्णतः सहमत हूं कि कोविड-19 की संख्या बढ़ती जा रही है, पर मध्य प्रदेश में ठीक होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही है। देश में अगर मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा जो मरीज़ ठीक होकर जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से जागरूक हैं। आपने अभी आपकी चैनल पे बताया कि भोपाल में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि भोपाल में मरीजों की संख्या अगर बढ़ के सामने आ रही है तो सरकार उसके लिए सजग है, कलेक्टर साहब उसके लिए सजग हैं। आप देखिए, लगातार हम कदम उठा रहे हैं। अगर आज हम महाकाल मंदिर खोलने की बात कर रहे हैं तो हम गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। एक निश्चित संख्या में लोगों को परमिशन दी जाएगी, और उसके लिए एक दिन पहले लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी ऑनलाइन, और उसके बाद जो वहाँ पर बाहर सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था रहेगी, लोगों को पूरी तरह से मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ दूर से दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, और निश्चित समय में, जैसे हम 3 उसके लिए समय निश्चित कर रहे हैं कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम, और जो 20 समय बचेगा उसमें पूरा मंदिर को साफ़ किया जाएगा, उसमें सैनिटाइज किया जाएगा, और पूरी तरह से इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है कि जितना लोगों को जागरूक करना चाहिए। आज बंसल न्यूज़ की बात कर ली जाए, देश में और प्रदेश में नंबर 1 पे बंसल न्यूज़ है। यहाँ लगातार आप अपील लोगों से करते हैं, और मुझे लगता है कि मीडिया की अपील का असर लोगों पे हो रहा है, और लोगों को में जागरूकता आ रही है। हर व्यक्ति अपनी जान की चिंता कर रहा है। तो आपने अभी भी देखिए कि लॉकडाउन खुला हुआ, आप सड़क पर जाके, अभी मैं जब आया तो मुश्किल से 1-2 गाड़ी दिख रही है। कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है, लोगों को रोका जा रहा है, पर लोगों में खुद जागरूकता आई है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे हमको कोविड के साथ जीना
सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार लॉकडाउन करते रहें और सालों तक हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखें। चलिए अजय साहब, आपके पास आना चाहूँगा। राकेश शर्मा जी का कहना है कि अब हमें कोविड-19 के साथ जीना सीखना होगा। इसके अलावा उन्होंने एक तर्क ये भी दिया है कि लगातार अच्छे होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए देश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। क्या कुछ आपका कहना है उन तैयारियों के बारे में भी जो इससे पहले सरकार ने की थी, और अब जो कुछ अनलॉक के जरिए खोला जा रहा है, जिनमें अब बाजार भी शामिल हो चुके हैं, कल से मॉल्स की बात भी हो रही है, मंदिर की बात भी हो रही है, मस्जिद की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ कोरोना अपने पीक पर जाता जा रहा है। देखिए सोहेल जी, कोरोना के मामले में देश की 130 करोड़ जनता ने सरकार के हर आदेश, हर कदम का अक्षरशः पालन किया है। सरकार ने जब देश में 500 केस थे, तब कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमें पूरे देश को लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कितना भी नुकसान हो जाए, लॉकडाउन में सभी को साथ देना है। पूरे देश ने लॉकडाउन में साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी कोरोना के दरमियान जो लॉकडाउन रहा, उससे अव्यवस्थाएं फैली, कोरोना केसेस भी नहीं रुके, और साथ में मजदूरों, गरीबों की जो व्यथा दिखाई दी, 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार चले गए उस लॉकडाउन की वजह से, वो सबने देखा। उसके बाद जब 2.5 लाख के पास केस पहुंच गए, हमारी उसी सरकार ने कह दिया कि अब लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के साथ तो हमें जीना पड़ेगा। तो ये सरकार की स्थिति दिखाती है कि सरकार की पूरी तरह से स्ट्रेटेजी फेल हुई है कोरोना के मामले में। ना तो आपके लॉकडाउन का निर्णय सही था, ना लॉकडाउन लागू करने का तरीका सही था, क्योंकि आपने बोला कि हम प्रत्येक गरीब को भोजन देंगे, उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार देंगे, आप कुछ नहीं दे पाए। सड़कों पे हमने लाखों करोड़ों श्रमिकों को भटकते हुए देखा। ये सरकार की असफलता थी। फिर अब जब 2.5 लाख केस हो गए हैं और दुनिया में 6वें नंबर पे भारत आ गया है, इस समय पे लॉकडाउन ओपन करना, सभी तरह के संस्थान खोल देना, व्यवसायिक, शासकीय, दुकान, मॉल, ये तो एक तरह की सुसाइडल अटेम्प्ट जैसी पोजीशन हो गई है, क्योंकि इजराइल ने भी इसी तरह से लॉकडाउन ओपन किया था और वहां पे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। और लॉकडाउन करना भी कोई इस बीमारी का इलाज नहीं था। इसका उदाहरण है कि जापान ने लॉकडाउन नहीं किया और वहां केवल और केवल 700 मौत हुई कोरोना से। उसके बाद जापान में कोरोना कंट्रोल में आ गया है। तो सरकार ने उस समय स्टडी नहीं की कि किस तरह से इस चीज से निपटना है, और ना ही कोई ऐसे उपाय किए जिससे कोरोना संक्रमण फैलने से बचता। अब आप व्यवसायिक संस्थान खोल रहे हैं, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। हम बाजारों में देख रहे हैं, तमाम मोहल्लों में आप देख रहे हैं, रोडों पे भीड़ पहले की तरह होने लगी है। भोपाल में आप स्वयं साक्षी हैं कि तमाम जगह पे भीड़ इकट्ठी रहती है। कोई ऐसी स्थान नहीं है। धार्मिक संस्थान खुलने वाले हैं, वहां कौन कंट्रोल करेगा, कौन व्यवस्था करेगा, कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया है। बाजारों में आपकी स्थिति, कभी आप कहते हैं ऑड इवन में खोलेंगे, कभी 1 2 3 में खोलेंगे, कभी नंबरिंग करेंगे, तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हैं। तो लॉकडाउन और लॉकडाउन खोलने की इस व्यवस्था में कोरोना भी नहीं रुका और हमारी अर्थव्यवस्था भी टूट गई। तो भारत में तो दो तरफा मार पड़ी कि कोरोना की भी मार पड़ रही है और अर्थव्यवस्था की भी मार पड़ रही है। साथ में राकेश जी ने कहा कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट नहीं है, देश में रिकवरी रेट अच्छा है। पंजाब में 86% है रिकवरी रेट, राजस्थान में 70% रिकवरी रेट है, छत्तीसगढ़ में 80% रिकवरी रेट है। इसलिए ये कहना कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट हाईएस्ट है, ये गलत जानकारी देना है। मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है रिकवरी के मामले में। चलिए ठीक है अजय जी, प्रदीप मांडरे जी की तरफ मैं रुख करूंगा। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हमने देखा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना या फिर उन्हें खोलना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर दुकानें नहीं खुलेंगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं खुलेंगे, उद्योग और व्यापार नहीं खुलेंगे, तो जो लोगों की रोजी रोटी है वो संकट लगातार बरकरार रहेगा। कुछ नियमों के साथ, कुछ सख्तियों के साथ, कुछ ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अब जो फैसला किया गया है मंदिरों, मस्जिदों, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को लेकर जो किया गया है, एक बहुत चुनिंदा तबका है जो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने ढील दी, वैसे वैसे हमारे पास मरीज़ बढ़ते चले गए और कोरोना संक्रमण बढ़ता चला गया। सरकार के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो अब हमें लॉकडाउन 2 के दौरान दिखने जा रही है? देखिए सोहेल जी, लगभग 1 महीने पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीना है।
तो आज वही स्थिति हम देख रहे हैं कि कोरोना भी चल रहा है और साथ ही साथ देश और प्रदेश अनलॉक भी हो गया है। ठीक। तो अनलॉक का मतलब ये नहीं कि भीड़भाड़ हो, अनलॉक का मतलब ये नहीं कि हम किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं करें। जो सरकार गाइडलाइन जारी करती है अनलॉक की स्थिति में, वो गाइडलाइन हमें पालन करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हम ये देखें कि शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाना चाहिए अनलॉक की स्थिति में, लेकिन वो नहीं हो रही हैं। अब ये गाइडलाइन का पालन कराना पुलिस का और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। हम देख रहे हैं पुलिस इस समय शहर से, बाज़ारों से लगभग गायब है। अब कल जब मॉल खुलने जा रहे हैं, कल जब 82 दिन के बाद हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, तो हमें और भी सावधानी के साथ इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग श्रद्धालु हैं, ज़्यादातर लोग धार्मिक गतिविधियों को मानते हैं, अपनाते हैं और वो मांग करते रहे हैं कि जब देश में शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो धार्मिक स्थल क्यों बंद किए हुए हैं। तो कल जब हम देखेंगे धार्मिक स्थल पर लोग जाएंगे तो प्रशासन को भी चाहिए कि वो इसका पूरा गाइडलाइन का पालन कराएं। दूसरा, एक पत्रकार के नाते मैंने कई पुजारियों से बात की है, श्रद्धालुओं से बात की है। उनका एक आपत्ति है, उनका कहना यह है कि मंदिरों में हम सैनिटाइज का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सैनिटाइज वाला जो घोल है उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, अल्कोहल है। उसी अल्कोहल से हम अपने हाथ साफ करेंगे और फिर हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, तो एक प्रकार का ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। तो सरकार को भी इस ओर देखना पड़ेगा कि सैनिटाइज का विकल्प क्या हो। अब जो पुजारी हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थल में सैनिटाइज की जगह साबुन और नहीं प्रदीप साहब, ये एक अलग मामला है कि किस मंदिर के भीतर क्या कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, ये उन्हीं पर छोड़ा है सरकार ने। मैं इस वक्त राकेश शर्मा जी की तरफ रुख करूंगा। राकेश शर्मा जी, सरकार क्या अब लोगों को उन्हीं के भरोसे छोड़ने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे थे कि तमाम चीज़ें जब खुल जाएंगी तो लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि किस तरह से नियमों का पालन करें। सरकार का काम केवल नियम बनाना है। उन्होंने ये भी मिसाल दी कि आप सड़क पर से पुलिस और जो दूसरी व्यवस्थाएं वो धीरे धीरे हटती नज़र आ रही हैं, तो क्या आप सरकार लोगों को उन्हीं के भरोसे छोड़ने की तैयारी कर रही है? नहीं सोहेल भाई, सबसे पहले तो माननीय मांडगे जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भोपाल में जैसे तय हुआ कि 8:30 बजे तक अब दुकानें खुल सकती हैं, तो अब जो पहले 7 बजे का नियम था कि 7 बजे दुकान बंद करना है, अब उसको 8:30 बजे तक का कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है कि मांडगे जी की नज़र में कुछ दुकानें 8:30 बजे तक खुली हो और इस बात पे उनने गौर फरमाया हो। दूसरी बात, पुलिस की बात की जाए तो पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो पूरी तरह से 144 लगी हुई थी, सड़कों पे लोगों का निकलना बंद था। इसलिए आपने देखा था कि सड़कों पे हर जगह बैरिकेड्स लगा के पुलिस खड़ी थी। अब जब 9 बजे से कर्फ्यू की स्थिति बनती है, धारा 144 की स्थिति बनती है, तो आपको 9 बजे के बाद सड़क पे पुलिस दिखेगी। रही सही बाज़ार की बात, तो जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम बाज़ारों को खोल रहे हैं, लोगों की डिमांड जिस तरह से आ रही है, लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं, उसमें नियम बनाए गए जैसे कि एक दुकान पे 5 लोगों से ज़्यादा नहीं खड़े हों, दुकान में जो अंदर हैं वो कर्मचारी भी मास्क लगा हुआ है, वो दुकान का मालिक भी मास्क लगाया हुआ, बाकायदा सैनिटाइज का उपयोग करे, रस्सी बांधे सामने। और मुझे लगता है इस तरह के बाज़ारों में इस तरह की हमको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि जब सरकार को जागरूक होना चाहिए था, जब सरकार ने कदम नहीं उठाया। मैं भी इनकी बात से सहमत हूं कि जब कोरोना ने दस्तक मध्य प्रदेश में दी थी, उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी का राज था, कांग्रेस की सरकार थी। पर उस समय तो कांग्रेस की सरकार आइफा करवाने में लगी हुई थी। जैकलिन फर्नांडिस की कमर में किसने हाथ डाला था और किसके हाथ डाले हुए फोटो सोशल मीडिया पे अभी भी उपलब्ध है, किसी से छुपा नहीं। किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान खान के सामने बिछे हुए थे, किस तरह से हीरो हीरोइन के लिए मध्य प्रदेश में रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, किस तरह से तबलीगी जमात पर कार्रवाई ना कर उनको पूरे प्रदेश में फैलने दिया, ये किसी से छुपा नहीं। मैं एक और बात निवेदन कांग्रेस के नेताओं से करना चाहूंगा कि कोविड-19 से जनता वैसे ही पीड़ित है। आप बिन सिर पैर के आरोप लगाकर उनका दिमाग भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। मैं लगातार 2 दिन से देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए
सड़कें उखड़ गई। अरे भैया, हमारी सरकार को आए हुए कितने दिन हुए? आपकी सरकार ने जो सड़कें बनाई वो 4 बूंद पानी में उखड़ गई, तो इसके लिए आपकी सरकार दोषी है ना? भाजपा पे आरोप लगाइए। लगातार ड्राइंग रूम में बैठकर कांग्रेस के नेता सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आज तक मुझे कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता सड़क पर नजर नहीं आया कि गरीबों की कहीं मदद करता हुआ दिखाई दिया हो। कमलनाथ जी 94 दिन तक कहां गायब थे? पत्रकार वार्ता करने के लिए कमलनाथ जी के पास समय था, पर जनता के बीच जाने का समय नहीं था। इसी तरह की पूरी कांग्रेस की स्थिति है कि मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अपने 7.5 करोड़ जनता की जवाबदारी है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। इसलिए चरणबद्ध तरीके से सोहेल भाई, हम नियम कायदे का पालन करते हुए नियम बना रहे हैं। आप देखिए, मंदिर के लिए हमने नियम बनाए कि आप बाकायदा साबुन से पहले हाथ पैर धोएंगे बाहर, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। फूल और प्रसाद अलाउ नहीं रहेगा, घंटी बजाना अलाउ नहीं रहेगा, मूर्ति को छूना अलाउ नहीं रहेगा, चन्नामृत आपको उपलब्ध नहीं रहेगा। तो ये जो नियम है उसका पालन करते हुए अगर जनता दर्शन करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कांग्रेस को आपत्ति होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि साहब लॉकडाउन क्यों किया? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं लॉकडाउन समय पे नहीं किया, फिर दूसरे दिन कहते हैं लॉकडाउन क्यों किया। तो ये जो कंफ्यूजन कांग्रेस में है, उनके राष्ट्रीय नेताओं में कंफ्यूजन है, तो मध्य प्रदेश के नेताओं में कंफ्यूजन है। राकेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, लेकिन देखिए जिस तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वो किस तरह से निभाई जाती है, उससे जुड़ी खबर हम आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर तरुण पिथौड़े जी ने ये फैसला ले लिया है कि कल से राजधानी में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में उन्होंने ये फैसला कर लिया है। इस बैठक में कलेक्टर भी मौजूद थे और सभी धर्म गुरुओं को उन्होंने बुलाया था। तो जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना जरूरी है इस अनलॉक में तमाम उन चीजों को खोले जाना जिसका असर या जिसका नाता सीधे सीधे किसी की रोजी रोटी को लेकर नहीं है। मॉल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा 15 जून से पहले होने वाली बैठक में फिर कोई अगला फैसला लिया जाएगा। रुक करूंगा अजय यादव साहब की तरफ। अजय यादव साहब, प्रशासन का फैसला देखने को मिला है। कलेक्टर भोपाल ने यह बात कही है कि फिलहाल हम भोपाल में मंदिर और मस्जिद या फिर दूसरे धार्मिक स्थल खोलने नहीं जा रहे हैं। बेहद निजी मामला है लोगों का, किस धर्म को फॉलो करते हैं और किस तरह से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं। और इस फैसले की तरह ही क्या प्रशासन को और सरकार को दूसरे फैसले भी लेना चाहिए जो सीधे सीधे लोगों की जान से जुड़े हैं? देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी ने बहुत गंभीर बात कही है और हम गंभीरता से बताना चाहते हैं। 20 मार्च तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कोरोना का दस्तक मध्य प्रदेश में आहट प्रारंभ हो गई थी, हम स्वीकार करते हैं। 30 जनवरी को कमलनाथ जी ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को बैठक करके निर्देश जारी किए थे कि कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट, वेंटिलेटर, आईसीयू की उपलब्धता प्रारंभ करें। हमारी सरकार ने 6 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश अजय यादव साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो फैसला अभी कलेक्टर भोपाल ने किया है आप उसी के मद्देनजर बात करें। जो आरोप राकेश शर्मा जी ने लगाए उस पर आपने जवाब दिए। ये बहस हम बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। हर बार सलमान खान का और जैकलीन फर्नांडिस का नाम बीच में आ जाता है। सबको पता है विधायक कहां चले गए थे, कांग्रेस के विधायक कहां बैठे थे, बीजेपी के विधायक कहां बैठे थे। हम बात कर रहे हैं कि अनलॉक जिस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं कितना ज़रूरी है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, इस दौरान व्यवस्थाएं कैसी होंगी। कलेक्टर भोपाल के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये फैसला दूसरी जगहों पर भी लिया जाना चाहिए या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोहेल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी तो हमें जवाब देना होगा और अब आपको समय देना पड़ेगा। हमने 6 फरवरी को मध्य प्रदेश में गाइडलाइन जारी की, 9 फरवरी के पहले मध्य प्रदेश में आईफा स्थगित किए, 13 मार्च को हमने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगवाई मध्य प्रदेश में और 19 मार्च को शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे कोरोना क्या होता है, कमलनाथ के ज्योतिषी बन गए, कोई कोरोना नहीं है मध्य प्रदेश में, यहाँ तो सरकार गिराई जाना चाहिए। 23 मार्च को जिस दिन शिवराज जी बने उस दिन केवल 3 केस थे और 4 लैब जो आज काम कर रही है, चारों हमारी सरकार ने चालू करी। ये
9,000 केस होने के बाद उन्हीं 4 लाख के भरोसे काम कर रहे हैं और उसके बाद ये अपनी व्यवस्था बता रहे हैं। ये तो जोड़ तोड़ में लगे थे, इनकी वजह से आज मध्य प्रदेश चलिए, के यानी ये आप हालात उन हैं। पुराने आरोपों का ही जवाब देने में अपने आप को मसरूफ रखना चाहते हैं। मैं रुक करूंगा इस वक्त डॉक्टर विजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं। विजय अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि अब तमाम बाजार खोल दिए गए हैं, मॉल खोलने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खोलने जा रहे हैं? इस बीच अग्रवाल साहब, मैं आपको ये बता दूं कि भोपाल कलेक्टर ने एक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम भोपाल में फिलहाल धार्मिक स्थल नहीं खोलने की परमिशन या खोलने की परमिशन नहीं दे रहा हूं। इस पूरे सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो अगर एक ओवरऑल थ्योरी इसके पीछे लेकर के चलें तो अब WHO ने भी कह दिया है, दुनिया के दूसरे देश भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना रहना सीखना होगा, है ना। भारत भी लगभग 2.25 महीने के अच्छे खासे कड़े लॉकडाउन में रह चुका है। दुनिया के जो दूसरे देश भी हैं उनका जो अधिकतम लॉकडाउन है वो करीब करीब 2.5 महीने का ही रहा है मोस्ट देशों का जी। और अब दुनिया भी धीरे धीरे ओपन अप होती जा रही है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि अब इसके साथ जीना रहना सीखना होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसके लिए अब आपको सारी चीजें ओपन अप करनी पड़ेंगी, खोलनी ही पड़ेंगी। कब तक आप बंद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई निश्चित नहीं है कि कोरोना वायरस की कोई आपने लाइफ फिक्स कर दी है कि 2 महीने 4 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा। अपने अपने ढंग से लोग कह रहे हैं कि 1 साल रहेगा, 2 साल। अग्रवाल साहब, मेरा अगला सवाल यह है कि अगर तमाम चीजों को खोलने की जरूरत महसूस हो रही है इस वक्त देश के लोगों को, या देश को आप कितना तैयार मानते हैं इस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है और हर तरह का इंसान यहाँ पर रहता है। वो पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, समझदार भी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझदारी या तो होते हैं, नहीं होने का दिखावा करते हैं, या फिर वो समझदार नहीं भी हैं। देश कितना तैयार है इस फैसले को लेने के लिए? नहीं, देखिए, अगर आप देश के संदर्भ में कहेंगे तो अलग अलग वर्ग हैं और अलग अलग क्षेत्र भी हैं। तो अगर आप एज ए होल कंट्री को कहेंगे कितना तैयार है, तो आप कह सकते हैं जो हमारी संस्कृति रही है, ट्रेडिशंस रही है, जो जीवन का जीने का तरीका रहा है, तो आप आउटराइट कह सकते हैं कि वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कि अगर हम तैयार नहीं हैं तो क्या हम लॉकडाउन को लंबे समय तक रख सकते हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि फिर उसके हमें साइड इफेक्ट देखने ही पड़ेंगे, जिसे संभालना आगे चल करके बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ये थ्योरी लेकर के चल रहे हैं कि उसके साथ जीना रहना सीखना होगा, तो आप रहने का अवसर तो उपलब्ध कराएंगे ना कोरोना वायरस के साथ में। ठीक, तो फिर विकल्प रहता कहाँ है? तो सीधी सी बात है कि जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए उसके तहत लोगों को सूचना दे करके, शिक्षित करके, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उनका उपयोग करते हुए धीरे धीरे ओपन अप करना ही इसका एकमात्र उपाय है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। अदरवाइज दूसरा कोई तरीका है नहीं। आप कब तक दुनिया को बंद रख सकते हैं? चलिए, लोगों को शिक्षित करना, देश भी यही कर रहे हैं। जी, हाँ, मतलब ये कि बिल्कुल लोगों को शिक्षित करने की कोई कोशिश कम नहीं की जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने अपने तरीके पर रहता है कि भाई सुपरवाइजरी कैपेसिटी है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वो अपना काम करें। तो इस तरीके से आप उसको थोड़े समय तक कंट्रोल तो कर सकते हैं, और अगर आप ये कंट्रोल हटा देंगे तो स्थिति ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि व्यवस्था के तहत थोड़ा सा प्रतिबंध भी बना रहे, ताकि लोगों के मन में हिचक हो, संकोच हो, थोड़ा भय भी हो। चलिए, डॉक्टर विजय अग्रवाल, बहुत अहम बात आपने ये कही है कि लोगों को इस बारे के लिए तैयार करना होगा, इस बात के लिए तैयार करना होगा कि अब उन्हें कोरोना जैसी महामारी के साथ या उसके बीच ही जीना है। अब आपको किस तरह से अपनी जान की परवाह करना है, अपने परिवार की जान की परवाह करना है, अपनों की जान की परवाह करना है और समाज के जान की परवाह करना है, यह अब आप पर ही निर्भर रहेगा। जिम्मेदारी हम सब की होगी, कलेक्टिव होगी। फिलहाल इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। राकेश जी, अजय जी और प्रदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।